हेलो। तो आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो ये हमने जो प्रोसेसेस की थी आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, इनको मैंने यहाँ समराइज करके लिख दिया है। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी 0 थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क जो है 2.303 nRT लॉग वेस्ट 10 B2/B1। और अगर हमें इसे प्रेशर की फॉर्म में लिखें तो ऊपर P1 आ जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस कारण से। ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हाँ अभी आइसोथर्मल में जो हीट है वह वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट। अब ठीक है, हीट वर्क डन के इक्वल हो जाएगी और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वह इन्फिनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, मैं बस समराइज कर रहा हूँ। स्लोप इसमें नेगेटिव P/D होगा और बल्क मॉड्यूलस जो होगा वह प्रेशर होगा P। एडियाबैटिक के अंदर जो है जो हीट है वह हीट चेंज 0 होता है, तो हीट 0 रहेगी यहाँ। और इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T ये सब के लिए सेम है, केवल आइसोथर्मल के लिए 0 है। और वर्क जो होगा एडियाबैटिक में NR डेल्टा T अपन 1 माइनस गामा होगा। एडियाबैटिक के अंदर वर्क जो होगा NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, और इसे हम NR डेल्टा T को B2 माइनस P1 लिख सकते हैं। अपॉन 1 माइनस गामा है, ये हीट जो है 0 होगी एडियाबैटिक के अंदर। तो हीट 0 है तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वह भी क्या होगी, 0 होगी। स्लोप क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर माइनस गामा P/B हो जाएगा स्लोप। ठीक है। और जो बल्क मॉड्यूलस है वह क्या रहेगा, गामा P। ठीक है, बड़ा होगा ये बल्क मॉड्यूलस जो है आइसोथर्मल से थोड़ा बड़ा है, गामा टाइम्स बड़ा है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, NCV डेल्टा P इंटरनल एनर्जी है, वर्क जो है NR डेल्टा T रहेगा आइसोबैरिक में। ठीक है, और हीट जो है Q इक्वल टू NCP डेल्टा CP क्या है, यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। और यहाँ जो CP की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू जो है CP के इक्वल रहेगी। स्लोप 0 रहेगा इसका, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो स्लोप जो है 0 रहेगा। बल्क मॉड्यूलेशन जो है वह भी इसका 0 रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में NCV डेल्टा T होता है इंटरनल एनर्जी, वर्क जो होता है 0 होता है, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क ही नहीं होगा गैस के द्वारा, तो उस कारण से इसमें ये वर्क 0 है। जो हीट है, हीट क्या, NCV डेल्टा T, CV मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी इसकी, CV रहेगी। स्लोप इन्फिनाइट होगा, यानी कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्लोप सीधा बनेगा ऐसे। ठीक है, और बल्क मॉड्यूलस क्या होगा इसका, इन्फिनाइट होगा। तो ये हमने समराइज कर ली, चारों की चारी जो है इनसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये जो है इस टेबल से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जो है इंटरनल एनर्जी जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी सेम हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी जो है साइक्लिक प्रोसेस में 0 होती है। लेकिन जो वर्क जो होता है वह नेट हीट के इक्वल होता है, क्योंकि वर्क जो है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर 0 नहीं होगा, क्योंकि वर्क जो है पाथ डिपेंडेंट है, ना कि पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है, तो एरिया इनक्लोज बाई द साइकिल कर्व गिवन अस वर्क डन, जो साइक्लिक कर्व है उसके द्वारा जो एरिया है, अगर वह ये जो साइक्लिक कर्व है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लिक कर्व, तो हम क्या लेंगे, इसे वर्क को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को वर्क में नेगेटिव लेंगे। ये याद रखना है, बस ये याद रखने वाली बात है। अब आते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है, तो इसमें जो है एक होते केल्विन प्लांक, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम रिजर्वियर यानी सोर्स एंड कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी कि किसी भी सोर्स से हीट लेकर के उस हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा हीट इंजन नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। ये केल्विन प्लांक ने बोला था। ठीक है, जैसे ये कोई हीट इंजन है, इसमें ये सोर्स है T1, इससे कोई हीट आई Q1 हीट आई, इसका टेम्परेचर T1 है,
तो इस Q1 हीट से कुछ वर्क हुआ, ये वर्किंग सब्सटेंस है, वर्क W वर्क हुआ, और कुछ हीट निकलेगी, मतलब रिजेक्ट हो गई या फिर इमिट हो गई या लिबरेट हो गई Q2 हीट, और वह कहाँ गई, सिंक में। ठीक है, सिंक कोई भी चीज़ जो बची कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंक T2, हमने इसका टेम्परेचर लिया T2, तो हमेशा याद रखना Q1 हीट एब्जॉर्ब, Q2 हीट रिजेक्टेड, और T1 टेम्परेचर, मतलब सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा ही होना चाहिए तभी तो वर्क होगा, तो T1 हमेशा T2 से ज़्यादा रहेगा, ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है। सोर्स और सिंक जो है सोर्स एंड सिंक हैव इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी। इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि इनमें से जैसे टेम्परेचर जैसे जाता रहेगा, मान लेते हैं ये 100 केल्विन है तो हीट जाती रहेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब 100 केल्विन है उसके बाद 90 हो जाएगा फिर 80, नहीं, ये हमेशा 100 केल्विन ही टेम्परेचर रहेगा, अगर आप ये मानकर चल रहे हैं, या फिर 100 केल्विन तो बहुत कम हो जाता है, यानी कि 500 केल्विन है तो वह वही रहेगा। ठीक है, सोर्स एंड सिंक हैव इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी, मीन सोर्स से कितना भी हीट निकाल लो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, और ऐसा ही सिंक में रहेगा, तो ये इनकी इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी होती है। अब देखो हमने देखा था कि Q1 हमने कोई हीट दी तो वह उसमें क्या है, कुछ वर्क डन हुआ प्लस कुछ हीट Q2 निकली, कुछ वर्क डन हुआ, Q दी तो हमें क्या मिला, कुछ वर्क डन मिला और Q2 हीट मिले। तो ये जो है इक्वेशन इस प्रकार से बनती है कि Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन प्लस Q2 होगा, तो वर्क डन अगर निकालेंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। और नीटा क्या है, नीटा है एफिशिएंसी ऑफ इंजन या हीट इंजन, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं तो वर्क डन अपॉन Q1, यानी कितना वर्क डन मिला, हमने कितनी दी, ये हीट दी है और हमें कितना मिला है वर्क डन। तो ये हमेशा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्योंकि अगर हम वर्क को Q1 माइनस Q2 लिख दें यहाँ अपॉन Q1 तो ये इक्वेशन हमें निकल कर आ जाएगी, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये वर्क लिखा हुआ हमने, तो Q1 अपॉन Q1 तो हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो ये इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो नीटा जो है क्या, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है किसी भी हीट इंजन की। ठीक है, यहाँ Q2 जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है रिजेक्ट होगी ही होगी, और नीटा हमेशा 1 से कम होगा, अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1 से कम होगा, और परसेंटेज में देखें तो 100 से कम होगा परसेंटेज में। अगर हमें नीटा जो है फ्रैक्शन में निकला है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल जो है मैथ है ये तो ये तो जो प्लांक्स केल्विन स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ही है। नीटा को याद रख लो मेनली, और इस फॉर्मूले को याद रख लो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नीटा इक्वल टू W अपॉन Q1 या फिर नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट, दूसरे थे क्लॉसियस, उन्होंने क्या बोला था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट बीइंग एडेड बाई सम एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि कुछ एक्सटर्नल वर्क किए बिना हम जो कोई ठंडी चीज़ है, ठंडी बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, उससे हम हीट निकाल करके गर्म जो बॉडी है, जो हॉट बॉडी है, उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, एक्सटर्नल वर्क ना करें। तो जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, फ्रिज जो होते हैं, उनमें यही प्रोसेस होता है। उसमें क्या है, हम फ्रिज के अंदर से और ज़्यादा जितनी भी हीट है फिर निकाल लेते हैं और बाहर जो रूम में छोड़ देते हैं रेडिएटर के जरिए जो पीछे लगा रहता है ना फ्रिज के। तो इसमें जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है। सिंक से हमें हीट निकालनी है Q2 और उसमें हमें वर्क देना है W, तब हमें Q1 हीट जो है सोर्स के लिए देनी होगी। यह प्रोसेस जस्ट अपोजिट हो जाएगा हीट इंजन के। तो Q2 क्या, हीट टेकन फ्रॉम द सिंक, Q1 क्या, हीट गिवन टू द सोर्स। इसमें हमेशा बात तो वही याद रखनी है कि हमेशा जो है T1 हमेशा ज़्यादा रहेगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो हमेशा ज़्यादा है T2 से। तो Q2 प्लस W मिल करके क्या होना, हीट। तो W का तो वही है, वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2, वर्क का फॉर्मूला वही।
लेकिन यहाँ जो वहाँ पर तो हमने एफिशिएंसी देखी थी, यहाँ हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कितनी परफॉर्मेंस कर पा रहा है, तो उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ Q2 अपॉन W, यानी कि कितनी एनर्जी हमने, कितनी हीट निकाली और कितने वर्क करने पर, तो Q2 अपॉन W हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, एफिशिएंसी निकालनी थी हमें, तो कितना वर्क डन हमें मिला हीट देने पर, Q1 हीट देने पर। यहाँ पर क्या है, हमें वर्क देने पर कितना वर्क, ये वर्क दिया तो कितनी हीट जो है निकाल पाए, तो Q2 अपॉन W, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो ये क्या है, हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। बीटा को अगर हम नीटा में कन्वर्ट करें तो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लास्ट एंड फाइनल, कार्नोट हीट इंजन जो है उसे हम रिवर्सिबल इंजन भी बोल सकते हैं। कार्नोट साइकिल क्या है, इसमें हम आइडल इंजन लेते हैं, ये एक आइडल हीट इंजन है। ठीक है, इसकी जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी की भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और ये क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब इस जो कार्नोट हीट इंजन है इसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं सारे इंजन। ठीक है, तो जैसे कि ये इसका ग्राफ है साइक्लिक। ठीक है, तो जैसे ए से हम बी तक गए। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है और किसी कंटेनर के अंदर हमने, मान लेते हैं ऐसे समझाने के लिए, मैं जस्ट समझाने के लिए, ये कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या है, हीट दी, Q1 हीट दी, Q1 हीट दी तो इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन हमने टेम्परेचर जो है सेम रखा, टेम्परेचर सेम है, तो ये क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इससे क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हीट देने पर जो हीट इंटरनल एनर्जी है उसकी जो है हीट लेकर के उसको एक्सपेंड करवा रही है कंटेनर को। तो देखो यहाँ ए से बी तक जाने पर जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो बी पर वॉल्यूम और ए पर वॉल्यूम देखो यहाँ है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कैसे, हीट देने पर। तो इसे, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट देने पर, तो उस कारण से इसे क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन हो रहा है। फिर उसके बाद बी से सी जाने पर क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पर देखो हीट हमने यहीं लिखी, यहाँ दी है और यहाँ निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एडियाबैटिक है, यहाँ पर हीट का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम जो है थोड़ा सा ही बढ़ेगा, देखो यहाँ बी है, यहाँ से ये, तो इतना ही बड़ा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तो ये भी क्या है, एक्सपेंड तो हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एडियाबैटिक है, बिना, यहाँ पर हीट क्या कांस्टेंट रखी गई है, तो उससे क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर सी से डी जा रहा है इंजन, उसके बाद तो सी से डी जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि हीट क्या इवॉल्व हो जाएगी और इसे क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं था, B2C, यहाँ पर जो है हीट जो है वह क्या थी, वह कांस्टेंट थी। तो यहाँ पर क्या है, हीट जो है निकलेगी कुछ अमाउंट में ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो ये क्या कंप्रेस होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। सी से डी, तो यहाँ देखो वॉल्यूम जो है कम हो रहा है। फिर डी से ए क्या है, यहाँ पर वही एडियाबैटिक है, तो डी से ए जाने पर इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और यहाँ पर भी क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा। तो ये इस प्रकार से ये साइकिल है, ये बस याद रखना है कि मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, ए से बी जाने पर क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पर क्या है, ये कार्नोट हीट इंजन जो है ये आइडल इंजन है, तो इसमें Q2 अपॉन Q1 जो होगा वह T2 अपॉन T1 के ही इक्वल होगा, जितनी हीट है उतना ही टेम्परेचर है। तो Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो यहाँ से नीटा जो निकल कर आता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये कार्नोट हीट इंजन के लिए है, आइडली नीटा है। इससे कम पर ही सारे इंजन वर्क करेंगे। जो कार्नोट हीट इंजन का जो नीटा निकलता है
मतलब एफिशिएंसी जो निकलती है इससे कम एफिशिएंसी पर ही सारे इंजन वर्क करते हैं। फॉर एनी हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर रेंज T1 एंड T2, T1 और T2 जो है, T1 जो है सोर्स का हीट टेम्परेचर और T2 सिंक का है, इनके बीच में जो है रेंज है, इनके बीच में सारे इंजन वर्क करते हैं। उसमें क्या है, जो उनकी जो एफिशिएंसी है भाई, जो नीटा मैक्सिमम किसकी, कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है उससे कम हो सकती है, या फिर बहुत अच्छा बना लेंगे तो उसके बराबर हो सकती है। कभी भी नीटा मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी इंजन की। तो ये यहाँ पर ये दिया गया है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1, नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ठीक है, क्योंकि Q1 1 माइनस Q2/Q1 क्या है, ये नीटा है, और ये कार्नोट हीट इंजन का क्या है, T2/T1 क्या है, नीटा मैक्सिमम है। ठीक है, थैंक यू। और क्या है, बस यहाँ ये हमारे जो है ये चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसकी जो है PYQ लेकर आएंगे। कंप्लीट। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।